जब आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ लगे, खास तौर पर आपके साथी के अतीत के बारे में, तो इन सहज चेतावनियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य 10 ऐसे संकेतों को उजागर करना है जो यह संकेत दे सकते हैं कि एक महिला के कई अंतरंग साथी रहे हैं। 1. शारीरिक अंतरंगता के साथ असाधारण आराम। जब दो लोग पहली बार अंतरंग होते हैं तो आमतौर पर एक नएपन का एहसास होता है। एक दूसरे की पसंद और सीमाओं का एक नाजुक अन्वेषण होता है। यह एक नई भाषा सीखने जैसा है। पहले तो झिझक होती है, धीरे धीरे अधिक धारा प्रवाह हो जाती है। लेकिन क्या होता है जब आपका साथी शुरू से ही इस भाषा में धारा प्रवाह लगता है? कल्पना कीजिए कि आप सालसा क्लब में पहली डेट पर हैं। आपने पहले कभी सालसा नृत्य नहीं किया है, लेकिन आपकी डेट एक अनुभवी नर्तक की तरह शानदार और आत्मविश्वास से नृत्य करती है। आप सोच सकते हैं, इतना अच्छा बनने के लिए उनके कितने डांस पार्टनर रहे होंगे। इसी तरह जब कोई नया साथी अंतरंग स्थितियों में असामान्य साहस या तीव्रता प्रदर्शित करता है तो उनके अनुभव के स्तर पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह असाधारण सहजता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। शायद वे आश्चर्यजनक आत्मविश्वास के साथ अंतरंग क्रियाएं शुरू करते हैं, या वे अपने और आपके शरीर के साथ उल्लेखनीय रूप से सहज होते हैं। वे अधिक साहसिक गतिविधियों का सुझाव दे सकते हैं या उनके लिए तैयार हो सकते हैं, जिसकी आप अंतरंगता के खेल में नए किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने मैनुअल पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल कर लिया है और अब वे उन्नत पाठ्यक्रम के लिए तैयार हैं। हालांकि इस अवलोकन को खुले दिमाग से देखना महत्वपूर्ण है। मानव कामुकता उतनी ही विविधतापूर्ण है जितनी कि मानवता। एक व्यक्ति को जो बोल्ड लगता है वह दूसरे के लिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो सकती है। कुछ लोग अपने शरीर और इच्छाओं के साथ अधिक तालमेल रखते हैं, चाहे उनका अनुभव का स्तर कुछ भी हो। सार्वजनिक भाषण के उदाहरण पर विचार करें। कुछ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वाक्पटु होते हैं, जो अपने पहले प्रयास में ही दर्शकों को आकर्षित कर लेते हैं। अन्य लोग वर्षों के अभ्यास के बाद भी हकला सकते हैं और पसीना बहा सकते हैं। यही सिद्धांत शारीरिक अंतरंगता पर भी लागू होता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक अभिव्यंजक और सहज होते हैं, जबकि अन्य अपने पिछले अनुभवों की परवाह किए बिना खुलने में समय लेते हैं। इसके अलावा अंतरंगता के साथ सहजता सिर्फ कई भागीदारों से परे कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का लंबे समय तक चलने वाला गहराई से जुड़ा हुआ रिश्ता रहा हो, जहां उन्होंने अंतरंगता का व्यापक रूप से पता लगाया हो, या उन्होंने आत्मखोज में समय लगाया हो, अपने शरीर और इच्छाओं के बारे में सीखा हो। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अधिक कामुक होते हैं और शारीरिक सुखों के प्रति सजग होते हैं। सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि पर भी विचार करना उचित है। कुछ संस्कृतियों में कामुकता और आनंद के बारे में खुली चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अंतरंगता के साथ अधिक सहजता होती है। उच्च आत्मसम्मान या शरीर की सकारात्मकता जैसे व्यक्तिगत गुण भी शारीरिक निकटता के प्रति अधिक सहज दृष्टिकोण में योगदान दे सकते हैं। जबकि अंतरंगता के साथ असाधारण सहजता भौहें चढ़ा सकती है। इसे एक बड़ी पहेली के सिर्फ एक टुकड़े के रूप में देखना जरूरी है। अपने साथी के व्यवहार और कहानियों के अन्य पहलुओं में एक रूपता देखें। क्या वे वास्तव में आपके साथ भावनात्मक संबंध बनाने में रुचि रखते हैं? क्या वे सीधे पूछे जाने पर अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करते हैं? क्या वे आपकी सीमाओं और सहजता के स्तरों का सम्मान करते हैं? याद रखें, किसी व्यक्ति को केवल उसके अंतरंग होने के आधार पर आंकना गलत फहमियों और छूटे हुए संबंधों को जन्म दे सकता है। इसके बजाय इस अवलोकन का उपयोग खुले, ईमानदार संचार के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में करें। यदि आप उत्सुक या चिंतित हैं, तो अपने अवलोकन और भावनाओं के बारे में सम्मानजनक बातचीत करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के कितने साथी रहे हैं, बल्कि यह है कि वे आपके साथ और आपके द्वारा बनाए जा रहे रिश्ते के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या वे दयालु, सम्मानपूर्ण और आपके साथ बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या वे आपको मूल्यवान और सुरक्षित महसूस कराते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो वास्तव में किसी रिश्ते की संभावना को निर्धारित करते हैं। तो भावनात्मक दूरी।
जब कोई व्यक्ति गहरी दिल से की जाने वाली बातचीत से कतराता है और इसके बजाय मौसम या नवीनतम टीवी शो के बारे में बात करना पसंद करता है, तो यह महसूस करना आसान है कि आप रिश्ते के उथल्ले छोर पर फंस गए हैं। आप खुद को उन देर रात की बातचीत के लिए तरसते हुए पा सकते हैं जो आत्मा को उजागर करती है, लेकिन केवल विक्षेपण या विषय के त्वरित परिवर्तन के साथ मिलती है। यह खजाने की खुदाई करने की कोशिश करने जैसा है, लेकिन आपका साथी नक्शे पर एक्स को आगे बढ़ाता रहता है। भावनात्मक रूप से जुड़ने की यह अनिच्छा अक्सर पिछले अनुभवों के जटिल ताने बाने से उपजी है। इसे एक बगीचे की तरह समझें। अगर किसी व्यक्ति के कई रिश्ते दर्दनाक तरीके से खत्म हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके भावनात्मक बगीचे को बार बार रौंदा गया है। जवाब में वे इसके चारों ओर एक बाड़ बना सकते हैं, किसी और को अंदर आने से सावधान रहकर संभावित रूप से अधिक नुकसान पहुंचाने से। जिन लोगों का कई पार्टनर के साथ संबंध रहा है, उनके लिए भावनात्मक दूरी एक सीखा हुआ बचाव तंत्र हो सकता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने दिल को एक बंद तिजोरी में रखने की आदत बना ली है, केवल कुछ पलों के लिए ही छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकालते हैं। यह व्यवहार शायद उन्हें अल्पकालिक मुलाकातों में अच्छा लगा हो, जिससे उन्हें भावनात्मक लगाव की भेद्यता के बिना शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने की अनुमति मिली हो। लेकिन एक दीर्घकालिक रिश्ते में यही व्यवहार भागीदारों के बीच खाई पैदा कर सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भावनात्मक दूरी हमेशा एक रंगीन रोमांटिक अतीत का संकेत नहीं होती है। कभी कभी इस व्यवहार की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और पिछले रिश्तों से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ऐसे घर में बड़ा हुआ हो जहां भावनाओं को कमजोरी के तौर पर देखा जाता था। हो सकता है कि उन्होंने छोटी उम्र से ही अपनी भावनाओं को दबाना, दुनिया के सामने एक शांत चेहरा पेश करना सीख लिया हो। उनके लिए भावनात्मक रूप से खुलना किसी अजनबी ग्रह पर कदम रखने जैसा अजीब और डरावना लग सकता है। अतीत का सदमा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर किसी ने विश्वासघात, दुर्व्यवहार या बहुत बड़ा नुकसान झेला है, तो वे भावनात्मक कमजोरी को एक बहुत बड़ा जोखिम मान सकते हैं। उनकी दूरी अतीत के दर्द की आग में गढ़ी गई एक सुरक्षा कवच की तरह है। सांस्कृतिक कारक भी इसमें योगदान दे सकते हैं। कुछ समाजों में खुले तौर पर भावनात्मक अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, खासकर पुरुषों के लिए। ये सांस्कृतिक मानदंड भावनात्मक संकोच की गहरी जड़ें जमा सकते हैं, जिन्हें दूर करना चुनौतीपूर्ण होता है। तो हम इस भावनात्मक भूल भुलैया से कैसे बाहर निकलें? इसका हल धैर्य, समझ और सौम्य दृढ़ता में निहित है। इसे एक शर्मीले जानवर को छुपने से बाहर निकालने जैसा समझें। अचानक हरकत या जबरदस्ती करने से वे और पीछे हट जाएंगे। भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने से शुरुआत करें। इसका मतलब है लगातार सहायक और गैर आलोचनात्मक होना। अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करें, यह दिखाते हुए कि आपके साथ कमजोर होना सुरक्षित है। यह आपके भावनात्मक घर का दरवाजा खुला छोड़ने जैसा है। अपने साथी को बिना किसी दबाव के अंदर आमंत्रित करना। संचार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। भावनात्मक खुलेपन की मांग करने के बजाय व्यक्त करें कि उनकी दूरी आपको कैसा महसूस कराती है। आरोप लगाने से बचने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब हम गहन विषयों पर बात नहीं करते हैं तो मुझे अलगाव महसूस होता है, से रक्षात्मकता को ट्रिगर करने की संभावना कम होती है। आप कभी भी मेरे सामने नहीं खुलते। याद रखें, भावनात्मक अंतरंगता का निर्माण एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक ठंडे कमरे को धीरे धीरे गर्म करने जैसा है। भेद्यता का प्रत्येक छोटा सा क्षण, प्रत्येक साझा रहस्य या व्यक्त भावना आपके भावनात्मक वातावरण में एक हद तक गर्मजोशी जोड़ती है। अपने साथी की सीमाओं का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ धीरे धीरे विकास को प्रोत्साहित करना भी। अगर वे कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दबाव न डालें। इसके बजाय छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। क्या उन्होंने बचपन की कोई याद साझा की? भविष्य के बारे में कोई डर व्यक्त किया? ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, जो पहचान और प्रशंसा के योग्य हैं। 3. असंगत आख्यान। जब हम अपना अतीत दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम उन्हें अपनी यादों के निजी संग्रहालय में आमंत्रित कर रहे होते हैं।
लेकिन क्या होता है जब इस संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं हर बार आने पर खुद को फिर से व्यवस्थित करने लगती हैं? असंगत कथाओं का सार यही है। किसी के अतीत के बारे में ऐसी कहानियां जो बिल्कुल मेल नहीं खाती, विवरण जो हवा में रेत की तरह बदलते रहते हैं, जिससे हमें यह पता नहीं चल पाता कि ठोस आधार कहां है। आइए मानव व्यवहार के इस दिलचस्प पहलू को और गहराई से समझें। सारा की कल्पना करें, जो आपको बताती है कि वह मोंटाना के एक छोटे से शहर में पली बड़ी है, जहां वह बर्फीली सर्दियों और एकजुट सामुदायिक जीवन की जीवंत तस्वीरें बनाती है। कुछ हफ्ते बाद वह शिकागो में अपने बचपन का जिक्र करती है, शहर के जीवन के रोमांच का वर्णन करती है। आप अपना सिर खुजाते हुए सोचते हैं कि क्या आपने गलत सुना है या सारा की कहानी में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। ये विसंगतियां छोटी मोटी विसंगतियों से लेकर कथानक में बड़े मोड़ तक हो सकती हैं। यह छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे कि उसके भाई बहनों की संख्या जो बातचीत के बाद रहस्यमय तरीके से बदल जाती है, या यह ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व भी हो सकते हैं, जैसे कि पिछले रिश्ते के खत्म होने के बिल्कुल अलग अलग संस्करण या उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के अलग अलग विवरण। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्मृति हमारे जीवन की एक संपूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। हमारा मस्तिष्क कुशल संपादकों की तरह है, कभी कभी दृश्यों को काटता है, समय रेखाओं को पुनर्व्यवस्थित करता है, या बाद के अनुभवों के आधार पर नए तत्व भी सम्मिलित करता है। इसलिए पिछली घटनाओं को फिर से बताने में कुछ हद तक असंगति सामान्य और मानवीय है। हम सभी को बचपन की एक ही छुट्टी हर बार जब हम उसे याद करते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से याद आ सकती है। हालांकि जब असंगतियां एक पैटर्न बन जाती हैं, खासकर महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं या रिश्तों के संबंध में, तो बेचैनी की भावना महसूस होना स्वाभाविक है। यह बदलती रेत पर घर बनाने की कोशिश करने जैसा है। जब साझा समझ की नींव बदलती रहती है तो आप एक ठोस रिश्ता कैसे बना सकते हैं? इन असंगत कथाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी यह खुद की अधिक अनुकूल छवि प्रस्तुत करने का प्रयास होता है, एक कलाकार की तरह जो अपने स्वचित्र को संवारता है। एक व्यक्ति अपने इतिहास के कुछ हिस्सों को अधिक रोचक, सफल या आपके साथ संगत दिखने के लिए सजा सकता है या बदल सकता है। यह मानव स्वभाव है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जब यह मनगढ़ंत हो जाता है तो यह समस्याग्रस्त हो जाता है। अन्य मामलों में असंगत कहानियां एक बचाव तंत्र हो सकती हैं। अगर किसी का अतीत ऐसा है जिस पर उसे गर्व नहीं है, या ऐसे अनुभव जो दर्दनाक थे, तो वे अवचेतन रूप से सामना करने के तरीके के रूप में अपनी कहानी बदल सकते हैं। यह ऐसा है जैसे उनका दिमाग अपने जीवन के एक कठिन अध्याय को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा संस्करण बना रहा है जिसके साथ जीना आसान है। इसके अलावा अधिक चिंताजनक प्रेरणाओं की संभावना भी है। कुछ मामलों में असंगत कथाएं धोखा देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास हो सकता है। एक कुशल जादूगर की तरह एक व्यक्ति आपको असंतुलित रखने के लिए परस्पर विरोधी कहानियों का उपयोग कर सकता है, जिससे आपके लिए उनके अतीत या वर्तमान परिस्थितियों के बारे में सच्चाई को एक साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हम बदलती कहानियों के इस चक्रव्यूह से कैसे निपटें? इसका हल खुले, ईमानदार संवाद में है। अगर आपको असंगतियां नजर आती हैं तो उन्हें संबोधित करना जरूरी है, लेकिन दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। आरोप प्रत्यारोप के बजाय जिज्ञासु पूछताछ का प्रयास करें। मुझे याद है कि आपने मोंटाना में पले बढ़े होने का जिक्र किया था, लेकिन आपने शिकागो में अपने बचपन के बारे में भी बात की थी। मुझे यह सुनना अच्छा लगेगा कि दोनों जगहों ने आपके पालन पोषण को किस तरह आकार दिया। यह दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति को रक्षात्मक स्थिति में डाले बिना स्पष्टीकरण का द्वार खोलता है। यह दर्शाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और उनकी कहानी आपके लिए मायने रखती है। साथ ही उन्हें किसी भी गलत फहमी को स्पष्ट करने या उनकी कहानी में अंतराल को भरने का अवसर भी देता है। ऐसा माहौल बनाना भी जरूरी है जहां ईमानदारी सुरक्षित महसूस हो। अगर किसी को अपने अतीत के आधार पर निर्णय या अस्वीकृति का डर है, तो वे अपनी कहानियों को बदलने की अधिक संभावना रखते हैं। स्वीकृति और समझ का प्रदर्शन करके आप अधिक प्रामाणिक साझाकरण को प्रोत्साहित करते हैं। याद रखें, हर किसी के अतीत के कुछ पहलू होते हैं
जिन्हें लेकर वह असहज महसूस कर सकता है। लक्ष्य किसी के जीवन का एक परिपूर्ण अपरिवर्तनीय विवरण मांगना नहीं है, बल्कि विश्वास का ऐसा माहौल बनाना है जहां आप दोनों अपने सच्चे व्यक्तित्व, खामियों और सभी को साझा करने में सुरक्षित महसूस करें। अगर खुली बातचीत के बावजूद भी असंगतियां बनी रहती हैं, तो शायद यह आत्मचिंतन का समय हो। खुद से पूछें कि ये असंगतियां आपको क्यों परेशान करती हैं। क्या यह उन खास विवरणों के बारे में है जो मेल नहीं खाते, या यह अविश्वास की बढ़ती भावना के बारे में है? अपनी खुद की भावनाओं को समझना आपके अगले कदमों को निर्देशित करने में मदद कर सकता है। 4. बार बार अंतिम क्षण में रद्दीकरण। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपके सीने में उत्साह उबल रहा है, किसी खास के साथ रात बिताने के लिए तैयार हैं। तभी पिंग, आपके फोन पर एक संदेश आता है, माफ करें, आज रात नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम आ गया है। आपका दिल बैठ जाता है, प्रत्याशा का बुलबुला फूट जाता है, और आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। बार बार अंतिम समय में रद्द होने वाली चीजों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए इस उलझन भरे व्यवहार पर नजर डालें, जो हम में से कई लोगों को यह महसूस कराता है कि हम हमेशा स्टैंड बाय पर रहते हैं। कभी भी यह सुनिश्चित नहीं होता कि हमारी योजनाएं वास्तव में पूरी होंगी या नहीं। यह ऐसा है जैसे ज्वार आने के दौरान रेत का महल बनाने की कोशिश करना। जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ ठोस है, तो दूसरी लहर उसे बहा ले जाती है। सबसे पहले आइए स्वीकार करें कि जीवन अप्रत्याशित है। गाड़ियां खराब हो जाती हैं, काम पर आपात स्थिति आ जाती है, और कभी-कभी हम अचानक मौसम खराब होने का एहसास करते हुए जागते हैं। ये चीजें हर किसी के साथ होती हैं, और कभी-कभी रद्द करना जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन जब आखिरी समय में राहत पैकेज बार बार आने वाली समस्या बन जाती है, तो इस पर करीब से नजर डालने का समय आ गया है। इसे मौसम के पैटर्न की तरह समझें। एक बारिश का दिन बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हर बार जब आप पिकनिक की योजना बनाते हैं तो बारिश हो रही हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ दुर्भाग्य के अलावा और भी कुछ है। इसी तरह बार बार रद्द होने से सतह के नीचे गहरे मुद्दों का संकेत मिल सकता है। एक संभावना है प्राथमिकताओं में प्रतिस्पर्धा। हमारी तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग अति प्रतिबद्धता से जूझते हैं। वे हर चीज के लिए हां कहते हैं, ईमानदारी से पालन करने का इरादा रखते हैं, लेकिन अंत में बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं। यह बहुत सारी गेंदों को संभालने की कोशिश करने जैसा है। आखिरकार कुछ न कुछ तो गिरना ही है। अगर आपकी योजनाएं लगातार छोड़ी जा रही हैं, तो यह संकेत दे सकता है कि आप उनकी प्राथमिकता सूची में कहां आते हैं। फिर छिपे हुए एजेंडे की धुंधली दुनिया है। कभी-कभी बार बार रद्द करना इस बात का संकेत है कि कोई व्यक्ति अपने विकल्प खुले रखता है। वे आपके साथ योजना बनाते हैं, लेकिन बेहतर ऑफर की तलाश में रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे हमेशा निर्देशक के कट चिल्लाने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे किसी दूसरे दृश्य पर जा सकें। यह व्यवहार प्रतिबद्धता के डर, निरंतर नवीनता की आवश्यकता या विनम्रता से छिपी वास्तविक रुचि की कमी से उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जल्दी से निष्कर्ष पर न पहुंचें। रद्दीकरण के पैटर्न के पीछे कम स्पष्ट कारण हो सकते हैं। कुछ लोग चिंता या अवसाद से जूझते हैं, जो सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण बना सकता है। उनके लिए रद्द करना एक मुकाबला तंत्र हो सकता है, भारी भावनाओं को प्रबंधित करने का एक तरीका। ऐसा लगता है कि वे लगातार एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहे हैं, और कभी-कभी आखिरी समय में दुश्मन ऊपरी हाथ ले लेता है। चाहे कोई भी कारण हो, बार बार रद्द करना रिश्ते पर बुरा असर डाल सकता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करने जैसा है जो बीच वाक्य में ही चला जाता है। समय के साथ यह विश्वास को खत्म कर देता है और भरोसेमंद साथी को कमतर आंकने और अपमानित महसूस करा सकता है। यह भी बताना जरूरी है कि रद्द किए जाने से आपको कैसा महसूस होता है। आरोप लगाने से बचने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब हमारी योजनाएं अक्सर आखिरी समय में बदल जाती हैं, तो मैं निराश और महत्वहीन महसूस करता हूं। इससे दोनों पक्षों के लिए सहानुभूति और समझ का द्वार खुलता है। यदि रद्दीकरण अति प्रतिबद्धता के कारण होता है, तो अपने साथी को अन्य दायित्वों के लिए नहीं कहने का अभ्यास करने में मदद करने पर विचार करें।
यह किसी को अपने शेड्यूल को व्यवस्थित करना सिखाने जैसा है। कभी कभी हमें यह पहचानने में मदद की जरूरत होती है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। जो लोग चिंता या अन्य व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। शायद छोटी अवधि के हैंगआउट या ज्यादा लचीली योजनाएं प्रबंधित करना आसान होगा। ये एक ऐसा मध्य मार्ग खोजने के बारे में है जो दोनों भागीदारों की जरूरतों और सीमाओं का सम्मान करता हो। अगर मुद्दा विकल्पों को खुला रखने का है, तो प्रतिबद्धता और सम्मान के बारे में गंभीर बातचीत का समय आ गया है। रिश्ते विश्वसनीयता और आपसी विचार विमर्श पर पनपते हैं। निश्चितता की चाहत होना ठीक है और उस जरूरत को व्यक्त करना भी ठीक है। याद रखें, इस मुद्दे को संबोधित करना पूर्णता की मांग करने के बारे में नहीं है। जीवन हमेशा अप्रत्याशित मोड़ लेता है। लक्ष्य सम्मान, संचार और आपसी प्रयास का एक पैटर्न स्थापित करना है। यह एक ऐसा नृत्य बनाने के बारे में है जहां दोनों साथी कदम से कदम मिलाते हैं, भले ही वे कभी कभी लड़खड़ाते हों। आखिरकार, अगर खुली चर्चा और समझने के प्रयासों के बावजूद बार बार रद्दीकरण जारी रहता है, तो रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ सकता है। साझेदारी आपको ऊपर उठानी चाहिए, न कि लगातार आपको निराश करना चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति के हकदार हैं जो आपको प्राथमिकता दे और आपके समय और भावनाओं का सम्मान करे। 5. पूर्व साझेदारों से तुलना। कल्पना करें, आप अपने साथी के साथ रोमांटिक डिनर का आनंद ले रहे हैं, भोजन और साथी दोनों का आनंद ले रहे हैं। अचानक कहीं से भी वे सहजता से बताते हैं कि उनका पूर्व साथी यही व्यंजन बनाता था, लेकिन आपका इससे कहीं बेहतर है। या शायद वे बेबाकी से टिप्पणी करते हैं कि उनके पिछले साथी ने कभी उनके चुटकुलों को उस तरह नहीं समझा जिस तरह आप समझते हैं। पूर्व तुलनाओं की अजीबोगरीब दुनिया में आपका स्वागत है, जहां पिछले रिश्तों की आत्माएं बिन बुलाए मेहमानों की तरह आपके खाने की मेज पर मंडराती रहती हैं। ये तुलनाएं चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, भावनात्मक उतार चढ़ाव की तरह लग सकती हैं। एक पल आप अपने मौजूदा रिश्ते की गर्मजोशी का आनंद ले रहे होते हैं और अगले ही पल आप कौन बेहतर साथी है कि अप्रत्याशित खेल में फंस जाते हैं। यह एक नाटक में होने जैसा है जहां आपको अचानक एहसास होता है कि आपकी तुलना एक ऐसे अभिनेता से की जा रही है जिसने पहले आपकी भूमिका निभाई थी, एक ऐसी भूमिका जिसके बारे में आपको अब तक पता भी नहीं था। आइए इस दिलचस्प और अक्सर हैरान करने वाले व्यवहार के बारे में और गहराई से जानें। लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपके रिश्ते के लिए इसका क्या मतलब है? और आप अपनी भावनात्मक नाव को पलटे बिना इन उतार चढ़ाव भरे पानी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि तुलना अक्सर व्यापक संबंध अनुभव से उत्पन्न होती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने दुनिया की यात्रा की है। वह बाली के समुद्र तटों की तुलना कैरिबियन के तटों से करने से खुद को नहीं रोक सकता। इसी तरह कोई व्यक्ति जिसने कई संबंध बनाए हैं, वह अनजाने में पिछले और वर्तमान भागीदारों के बीच समानताएं खींच सकता है। यह जरूरी नहीं कि दुर्भावनापूर्ण हो, यह सिर्फ उनका संदर्भ है। हालांकि इन तुलनाओं का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। जब वे आपके अनुकूल होते हैं, तब भी वे एक अशांत भावना पैदा कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप न केवल अपने साथी के साथ रिश्ते में हैं, बल्कि उनके पिछले रोमांस की हाईलाइट रील या ब्लूपर रील के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं। यह विशेष रूप से तब परेशान करने वाला हो सकता है जब आप रिश्ते के शुरुआती चरण में हों, अभी भी अपने पैर जमा रहे हों और अपना अनूठा बंधन स्थापित कर रहे हों। नकारात्मक तुलनाएं विशेष रूप से नुकसानदायक हो सकती हैं। यह सुनना कि आपका खाना पकाना आपके पूर्व साथी के पाक कौशल से बिल्कुल मेल नहीं खाता, या आपका हास्य बोध उतना तीखा नहीं है, आपके आत्मसम्मान को कम कर सकता है। यह ऐसा है जैसे आपको बताया जाए कि आप एक बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन उस किरदार को निभाने वाले पिछले व्यक्ति जितना अच्छा नहीं है। समय के साथ यह असुरक्षा और नाराजगी पैदा कर सकता है, जो आपके रिश्ते की नींव को खत्म कर देता है। लेकिन सकारात्मक तुलना भी अपने नुकसानों के बिना नहीं होती। हालांकि यह सुनना अच्छा लग सकता है कि आप किसी तरह से अपने पूर्व साथी से बेहतर हैं, लेकिन यह उस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए दबाव भी पैदा कर सकता है।
हो सकता है कि आप खुद को लगातार अतीत के भूत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए पाएं, जो थका देने वाला हो सकता है और आपके अपने रिश्ते की प्रामाणिकता को खत्म कर सकता है। इसके अलावा अपने पूर्व प्रेमी से लगातार तुलना करना यह संकेत दे सकता है कि आपका साथी अपने पिछले रिश्तों से पूरी तरह से उबर नहीं पाया है या उनसे आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसा लगता है कि वे अभी भी भावनात्मक बोझ ढो रहे हैं और कभी-कभी वह बोझ खुलकर सामने आ जाता है, जिससे आपके वर्तमान रिश्ते में यादें और तुलनाएं बिखर जाती हैं। अगर आपका साथी अक्सर ऐसी तुलना करता है, तो यह बताना जरूरी है कि इससे आपको कैसा महसूस होता है। आरोप लगाने से बचने के लिए मैं कथन का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब आप मेरी तुलना अपने पूर्व साथी से करते हैं, तो मुझे असहज महसूस होता है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तुलना किसी और से की जा रही है, न कि मैं जो हूं उसके लिए मेरी सराहना की जा रही है। यह समझना भी मददगार है कि आपका साथी ये तुलना क्यों कर रहा है। क्या वे गलत तरीके से आपकी तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे पिछले रिश्तों से अनसुलझे भावनाओं को समझ रहे हैं? उनकी प्रेरणा को समझने से आपको स्थिति से सहानुभूति के साथ निपटने में मदद मिल सकती है, जबकि अभी भी आवश्यक सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। तुलना करने वाले साथी के लिए आपके शब्दों के प्रभाव को पहचानना महत्वपूर्ण है। आपके पिछले अनुभवों ने आपको आकार दिया है, लेकिन आपका वर्तमान रिश्ता अपनी खूबियों के आधार पर सराहना पाने का हकदार है। पिछली तुलनाओं के लेंस के बिना अपने वर्तमान साथी के अनूठे गुणों और अपने रिश्ते की विशेष गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अगर आप अपने मौजूदा पार्टनर की तुलना लगातार अपने पुराने पार्टनर से करते हैं, तो आपको यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पिछले रिश्तों में कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं जिन्हें आपको सुलझाने की जरूरत है? कभी-कभी इन भावनाओं को समझने और अपने मौजूदा रिश्ते में ज्यादा मौजूद रहने के लिए पेशेवर मदद बहुत जरूरी हो सकती है। याद रखें, हर रिश्ता अनोखा होता है। यह सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। वे दोनों ही फल हैं, लेकिन उनके अपने अलग-अलग स्वाद और गुण हैं। आपका वर्तमान रिश्ता अनुभव करने और उसकी सराहना करने का हकदार है, न कि पिछले अनुभवों के साथ लगातार उसका मूल्यांकन करने का। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कभी-कभार सोच समझकर की गई तुलना हमेशा बुरी नहीं होती। अगर उनका इस्तेमाल विकास को उजागर करने या सकारात्मक बदलावों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वे रचनात्मक हो सकते हैं। मुख्य बात आवृत्ति और संदर्भ में है। एक दुर्लभ, मैं आपकी सहायता करने की क्षमता की सराहना करता हूं। मैंने पहले कभी किसी रिश्ते में ऐसा नहीं किया है, पुष्टि कर सकता है। हालांकि लगातार तुलना करना हानिकारक हो सकता है। 6. फोन की गोपनीयता में वृद्धि। आपके साथी का फोन बजता है। वे बिजली की गति से फोन उठाते हैं, स्क्रीन को आपसे दूर कर देते हैं। वे तेजी से टाइप करते हैं, उनका चेहरा एकाग्रता का मुखौटा है। फिर वे डिवाइस को लॉक करके उसे नीचे की ओर रख देते हैं। अगर यह दृश्य आपको जाना पहचाना लगता है, तो हो सकता है कि आप फोन को लेकर अत्यधिक सतर्क हैं। अब आइए स्पष्ट करें, हर किसी को कुछ हद तक गोपनीयता का हक है, यहां तक कि अंतरंग संबंधों में भी। आपके साथी का फोन सामुदायिक बुलेटिन बोर्ड नहीं है, और निजी बातचीत या व्यक्तिगत जानकारी होना बिल्कुल सामान्य बात है, जिसे साझा नहीं किया जाता। यह एक डायरी रखने जैसा है। आप अपने साथी से हर प्रविष्टि को जोर से पढ़ने की उम्मीद नहीं करेंगे, है ना? हालांकि जब फोन की गोपनीयता जुनूनी गोपनीयता के दायरे में पहुंच जाती है, तो यह रिश्ते में संदेह और असुरक्षा के बीज बो सकती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने जैसा है जो लगातार फोन बूथ में फुसफुसाता रहता है। आप यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा क्या कहा जा रहा है जो आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो इस डिजिटल किले के पीछे क्या हो सकता है? एक संभावना यह है कि पिछले पार्टनर के साथ लगातार संवाद हो रहा है। हमारी आपस में जुड़ी दुनिया में अपने पूर्व पार्टनर के साथ संपर्क में रहना असामान्य नहीं है, लेकिन जब यह संवाद गुप्त हो जाता है, तो यह संकेत दे सकता है कि सीमाएं धुंधली हो रही हैं। यह अतीत के दरवाजे को थोड़ा खुला रखने जैसा है, जो वर्तमान रिश्ते के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता को रोकता है। दूसरा कारण इतिहास को छिपाने का प्रयास हो सकता है।
शायद उनके अतीत के कुछ पहलू हैं, रिश्ते, व्यवहार या अनुभव, जिन्हें वे साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं, या उन्हें डर है कि कहीं उनके बारे में आपकी धारणा न बदल जाए। यह ऐसा है जैसे एक कोठरी में कंकाल भरे हों और दरवाजा बंद रखने की बेताबी से कोशिश की जा रही हो, लेकिन जल्दी से निष्कर्ष पर न पहुंचे। फोन पर गोपनीयता बढ़ाना हमेशा नापाक गतिविधियों का संकेत नहीं होता। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा निजी होते हैं, या उनके पिछले अनुभव ऐसे रहे हैं जो उन्हें अपनी निजी जानकारी के प्रति सुरक्षात्मक बनाते हैं। ये पिछले रिश्ते से बनी आदत हो सकती है जहां सीमाओं का उल्लंघन किया गया था, या ऐसी दुनिया में रहने की प्रतिक्रिया जहां डेटा उल्लंघन और गोपनीयता का उल्लंघन आम सुर्खियां हैं। व्यावसायिक कारण भी भूमिका निभा सकते हैं। यदि आपका साथी काम पर संवेदनशील जानकारी से निपटता है, तो उनकी सतर्कता एक ऐसी आदत हो सकती है जो उनके निजी जीवन में भी फैल सकती है। यह एक पुलिस अधिकारी की तरह है जो बाहर निकलने के लिए कमरे की जांच करने से खुद को रोक नहीं पाता। व्यावसायिक सावधानी व्यक्तिगत व्यवहार बन जाती है। चाहे कोई भी कारण हो, फोन पर अत्यधिक गोपनीयता रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। यह साझा घर में बंद कमरे की तरह है। उस दुर्गम स्थान का अस्तित्व ही जिज्ञासा, संदेह और आक्रोश पैदा कर सकता है। समय के साथ यह विश्वास को खत्म कर सकता है जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है। उनके दृष्टिकोण को सुने। हो सकता है कि उनके व्यवहार के पीछे वैध कारण हो जिन पर आपने विचार नहीं किया हो। शायद अतीत में उनकी निजता का उल्लंघन हुआ हो, या हो सकता है कि वे आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हों। हालांकि अगर उनका व्यवहार लगातार ऐसा ही रहे तो यह बहाना विश्वसनीय नहीं रह जाता। अपनी भावनाओं की जांच करना भी महत्वपूर्ण है। उनके फोन की गोपनीयता आपको क्यों परेशान करती है? क्या रिश्ते में विश्वास के मुद्दे छिपे हुए हैं? कभी कभी हमारे साथी का व्यवहार एक दर्पण के रूप में कार्य करता है जो हमारी अपनी असुरक्षाओं या पिछले अनुभवों को दर्शाता है। अगर समस्या बनी रहती है तो आपसी सहमति से सीमाएं तय करने पर विचार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे के डिवाइस तक पूरी पहुंच की मांग की जाए। यह शायद ही कभी एक स्वस्थ समाधान हो। इसके बजाय खुलेपन और विश्वास का माहौल बनाने पर ध्यान दें। शायद साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के दौरान फोन दूर रखने पर सहमत हों, या कोई रहस्य नहीं नीति स्थापित करें जहां आप दोनों टेक्स्ट या कॉल के बारे में पूछे जाने पर सहज महसूस करें। याद रखें, भरोसा दो तरफा रास्ता है। जबकि रिश्ते में ईमानदारी और खुलेपन की उम्मीद करना उचित है, खुद पर भरोसा दिखाना भी महत्वपूर्ण है। यदि आपने अतीत में अपने साथी को सावधान रहने का कारण दिया है, उदाहरण के लिए उनके फोन में झांक कर, तो इसे स्वीकार करना और विश्वास को फिर से बनाने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। कुछ मामलों में फोन पर अत्यधिक गोपनीयता बेवफाई या धोखे जैसी अधिक गंभीर समस्याओं का खतरा बन सकती है। अगर आपके साथी के व्यवहार में अन्य चिंताजनक संकेत भी हैं, जैसे कि बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहना, भावनात्मक दूरी या मासूम सवालों पर रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं, तो हो सकता है कि आपके रिश्ते की स्थिति के बारे में अधिक गंभीर बातचीत का समय आ गया हो। साथ शारीरिक दिखावट पर अत्यधिक ध्यान देना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर दर्पण एक फन हाउस दर्पण है जो हर विशेषता को विकृत और अतिरंजित करता है। अब उस दुनिया में रहने की कल्पना करें, हर कथित दोष पर लगातार समायोजन, सजना संवरना और परेशान होना। दिखावे के प्रति यह जुनून, चाहे वह खुद के प्रति हो या दूसरों के प्रति, रिश्ते को एक निरंतर सौंदर्य प्रतियोगिता में बदल सकता है, जहां दोनों भागीदारों को ऐसा लगता है कि वे हमेशा मंच पर हैं, निर्णयात्मक स्पॉटलाइट की कठोर चमक के नीचे। ऐसा लगता है जैसे रिश्ता अमेरिका के नेक्स्ट टॉप मॉडल का कभी न खत्म होने वाला एपिसोड बन गया है, लेकिन टायरा बैंक्स के बजाय जज आलोचना और तुलना की एक आंतरिक आवाज है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप रंग को इतना अधिक महत्व देने के लिए क्या प्रेरित करता है? अक्सर यह व्यवहार पिछले अनुभवों और रिश्तों में निहित होता है। यह पिछले मुलाकातों से एक अदृश्य स्कोरकार्ड को साथ लेकर चलने जैसा है, जहां शारीरिक आकर्षण को असंगत महत्व दिया गया था। एक ऐसे बगीचे की कल्पना करें जहां केवल सबसे आकर्षक दिखने वाले फूलों की ही प्रशंसा की जाती है या उनकी देखभाल की जाती है।
समय के साथ माली कम आकर्षक लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण पौधों की उपेक्षा करना शुरू कर सकता है और अपनी सारी ऊर्जा उन आकर्षक फूलों को बनाए रखने पर केंद्रित कर सकता है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो ऐसे रिश्तों में रहा है जहां शारीरिक बनावट को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, वह इस पैटर्न को जारी रख सकता है, भले ही यह अब उनके लिए अच्छा ना हो। यह अति ध्यान विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। यह उनकी अपनी उपस्थिति के बारे में निरंतर टिप्पणी हो सकती है, हर कथित दोष या गुण पर एक चलती हुई टिप्पणी। क्या यह मुझे मोटा दिखाता है? मुझे तुरंत बोटॉक्स की आवश्यकता है। मैं इस तरह से बाहर नहीं जा सकता। यह एक बहुत ही मुखर, बहुत आलोचनात्मक दर्पण के साथ रहने जैसा है। या फिर यह दूसरों के रूप रंग के बारे में लगातार टिप्पणियों के साथ बाहर की ओर भी जा सकता है। क्या तुमने देखा कि उसका कितना वजन बढ़ गया है? उसने वाकई खुद को छोड़ दिया है। काश मेरे पास भी उसके गाल होते। दूसरों का यह निरंतर मूल्यांकन आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आप एक मानव स्कोर कार्ड के साथ डेटिंग कर रहे हैं, जो हमेशा शारीरिक विशेषताओं के आधार पर रेटिंग और रैंकिंग देता है। इस व्यवहार का रिश्ते पर गहरा असर हो सकता है। यह समुद्र तट पर रेत का महल बनाने की कोशिश करने जैसा है, जहां आपका साथी हमेशा सिर्फ सबसे सुंदर सीपियां इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करता है और उस संरचना की मजबूती और स्थिरता को नजरअंदाज करता है जिसे आप साथ मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के अति केंद्रित व्यक्ति के साथी के लिए यह कभी भी पर्याप्त नहीं होने की भावना पैदा कर सकता है। आप खुद को लगातार यह सोचते हुए पा सकते हैं कि क्या आप उनके लायक हैं, क्या आप उनकी रुचि बनाए रखने के लिए पर्याप्त आकर्षक हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में होने जैसा है जिसकी हमेशा एक नजर बाहर निकलने पर होती है और वह किसी बेहतर मॉडल की तलाश में रहता है। इसके अलावा शारीरिक संबंधों पर यह जोर आपके रिश्ते के अधिक सार्थक पहलुओं को दबा सकता है। साझा मूल्य, भावनात्मक अंतरंगता, बौद्धिक अनुकूलता, एक मजबूत रिश्ते के ये सभी महत्वपूर्ण तत्व सुंदरता की चकाचौंध में खो सकते हैं। यह एक स्वादिष्ट भोजन की तरह है, लेकिन केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि यह कैसे परोसा गया है, इसके समृद्ध स्वाद और पोषण को याद करना। अगर आप इस तरह के अति केंद्रित व्यक्ति के साथी हैं, तो यह व्यक्त करना महत्वपूर्ण है कि उनका व्यवहार आपको कैसा महसूस कराता है। आरोप लगाने से बचने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें। जब शारीरिक दिखावट पर इतना ध्यान दिया जाता है तो मैं असुरक्षित महसूस करता हूं। मैं हमारे भावनात्मक संबंध को महत्व देता हूं और उस पर अधिक ध्यान देना पसंद करूंगा। अपने साथी को दिखावे पर उनके जुनून की जड़ों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। अक्सर यह व्यवहार गहरी असुरक्षा या पिछले अनुभवों से उपजा होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने चश्मा पहन रखा है, जो उनके खुद के और दूसरों के बारे में उनके दृष्टिकोण को विकृत कर देता है। उन्हें इस विकृति को पहचानने में मदद करना उन चश्मों को उतारने का पहला कदम है। अगर आप दिखावे पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो अपने नजरिए को व्यापक बनाने की कोशिश करें। अपने साथी की गैर शारीरिक विशेषताओं की तारीफ करने के लिए खुद को चुनौती दें। आप उस पोशाक में बहुत अच्छे लग रहे हैं के बजाय मुझे पसंद है कि जब आप अपने जुनून के बारे में बात करते हैं तो आपका चेहरा कैसे चमक उठता है, कहने की कोशिश करें। यह रैपिंग पेपर से ध्यान हटाकर अंदर के उपहार पर केंद्रित करने के बारे में है। ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करें। शारीरिक खामियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने शरीर की सराहना करने की कोशिश करें कि यह आपके लिए क्या करता है। यह एक कला समीक्षक से कलाकार बनने जैसा है, जिसमें केवल खामियों के बजाय सृजन में सुंदरता देखी जाती है। याद रखें, सच्चा संबंध त्वचा की गहराई से कहीं आगे तक जाता है, जबकि शारीरिक आकर्षण रिश्तों में एक भूमिका निभाता है। यह भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संबंध हैं जो स्थायी बंधन बनाते हैं। यह एक घर की तरह है। इसका बाहरी हिस्सा आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन यह नींव और अंदर की चीजें हैं जो इसे घर बनाती हैं। 8. यौन स्वास्थ्य पर चर्चा करने में अनिच्छा। हम इन महत्वपूर्ण वार्तालापों से क्यों कतराते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनमें शामिल होने का साहस कैसे पैदा कर सकते हैं। इस अनिच्छा के मूल में अक्सर भावनाओं का मिश्रण होता है। डर,
शर्म और भेद्यता। हमें न्याय किए जाने, अपनी गहरी असुरक्षाओं के उजागर होने या अपने साथी को निराश करने का डर होता है। यह डर निराधार नहीं है। समाज ने लंबे समय से कामुकता को वर्जित माना है, इसे चुप्पी और कलंक की परतों में लपेटा है। बचपन से हम में से कई लोग यह संदेश ग्रहण करते हैं कि सेक्स विनम्र बातचीत का विषय नहीं है। खुली चर्चा की तो बात ही छोड़िए। लेकिन यहां समस्या यह है, इन वार्तालापों से बचकर हम अनजाने में अपने रिश्तों में अवरोध पैदा कर देते हैं। कल्पना करें कि ब्लूप्रिंट पर चर्चा किए बिना घर बनाने की कोशिश की जाए। जब हम यौन स्वास्थ्य और वरीयताओं के बारे में बातचीत को नजरअंदाज करते हैं, तो हम यही करते हैं। हम धारणाओं और अव्यक्त आशाओं की नींव पर अंतरंगता का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। अतीत के अनुभव अक्सर हमारी खुलकर बात करने की इच्छा पर लंबे समय तक छाया डालते हैं। शायद आपको यौन पसंद के लिए मजाक उड़ाया गया हो, या आपके पिछले साथी ने आपके भरोसे को धोखा दिया हो। ये घाव कमजोरी को और अधिक दर्द के निमंत्रण की तरह महसूस करा सकते हैं। यह एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र है, लेकिन यह अंततः हमारे जुड़ाव और आनंद की क्षमता को सीमित करता है। हालांकि एक पूर्ण संबंध का मार्ग मौन से नहीं बनता। यह खुले, ईमानदार संचार की नींव पर बना है। जब हम अपने यौन स्वास्थ्य पर चर्चा करने की हिम्मत करते हैं, तो हम केवल शारीरिक क्रियाओं के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। हम अपने डर, इच्छाओं, सीमाओं और सपनों को साझा कर रहे होते हैं। हम अपने साथी को अपने अस्तित्व के सबसे अंतरंग कोनों में आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो हम चुप्पी की इस दीवार को कैसे गिराना शुरू करें? इसकी शुरुआत इस बात को पहचानने से होती है कि भेद्यता भले ही डरावनी हो, अंतरंगता का जन्म स्थान भी है। यौन स्वास्थ्य के बारे में अपने विचारों और भावनाओं को साझा करके हम एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां विश्वास पनप सकता है। यहीं से सच्चा संबंध पैदा होता है। इस पर विचार करें। हर बार जब आप इन वार्तालापों के लिए साहस जुटाते हैं, तो आप न केवल अपने रिश्ते को बेहतर बना रहे होते हैं, आप उन सामाजिक वर्जनाओं को भी खत्म कर रहे होते हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को उनके यौन कल्याण के बारे में अंधेरे में रखा है। आप एक शांत क्रांति का हिस्सा हैं, जो उन चर्चाओं को सामान्य बना रही है जिनमें अनगिनत जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि यह बातचीत आसान है। इसके लिए साहस, धैर्य और अक्सर असहजता के साथ बैठने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके फायदे अस्थायी बेचैनी से कहीं ज्यादा हैं। यौन स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करके आप निम्न के लिए रास्ता बनाते हैं: अपने साथी के साथ अधिक घनिष्ठता और विश्वास, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार, सीमाएं निर्धारित करने और उनका सम्मान करने की क्षमता, बढ़ी हुई यौन संतुष्टि, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का शीघ्र पता लगाना और उपचार करना। याद रखें, आपको तुरंत ही इस विषय पर गहराई से विचार करने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें। शायद अपने साथी के साथ यौन स्वास्थ्य के बारे में कोई लेख साझा करके शुरुआत करें, या उनसे पूछें कि वे इस विषय पर चर्चा करने के बारे में कैसा महसूस करते हैं। एक ऐसा निर्णय मुक्त क्षेत्र बनाएं जहां आप दोनों अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करें। जैसे जैसे आप खुलेपन की इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, अपने और अपने साथी के प्रति दयालु बनें। समझें कि रुकावटें आना सामान्य बात है। आप शब्दों के लिए लड़खड़ा सकते हैं, शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, या ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब आप चुप रहना चाहते हैं। यह ठीक है। जो मायने रखता है वह है संचार की लाइनें खुली रखने का इरादा। 9. दोस्तों से परिचय कराने में झिझक। आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो गर्मजोशी, सच्चाई और उम्मीदों से भरा हुआ लगता है। फिर भी एक अजीबोगरीब खालीपन है। आपके साथी के दोस्त मायावी बने हुए हैं, केवल कहानियों और गुजरते हुए जिक्रों में मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी द्वीप पर डेटिंग कर रहे हैं, जो उनके सामाजिक जीवन के द्वीप समूह से अलग है। पहली नजर में किसी साथी को अपने सामाजिक दायरे से अलग रखना एक छोटी सी बात लग सकती है, गोपनीयता के लिए एक साधारण प्राथमिकता। लेकिन रिश्ते पारिस्थितिकी तंत्र की तरह परस्पर जुड़ाव पर पनपते हैं। किसी साथी का अपने सामाजिक संसार में एकीकरण अक्सर एक स्वाभाविक, लगभग सहज कदम होता है। यह कहने का एक तरीका है, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पूरे जीवन का हिस्सा बनो।
न कि सिर्फ इसका एक खंड। इसलिए जब यह एकीकरण नहीं होता है तो यह सोचना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों होता है। क्या यह नवोदित प्रेम की हवा में बेतहाशा लहराता लाल झंडा है, या कहानी में कुछ और भी है? एक संभावना यह है कि आपका साथी अतीत की चोटों से बच रहा है। शायद उनके पास ऐसे अनुभव रहे हों जब दोस्त और रोमांटिक रिश्ते आपस में टकराए हों, जिससे भावनात्मक मलबे की तरह कुछ हो। कल्पना कीजिए कि आप अपने साथी को अपने दोस्तों से मिलवाते हैं, लेकिन रिश्ता खराब तरीके से खत्म हो जाता है, जिससे आपके सामाजिक दायरे में असहजता पैदा होती है। ये किसी को भी इन दुनियाओं को फिर से मिलाने से डरने के लिए पर्याप्त है। विचार करने का एक और पहलू है निर्णय का डर। आपका साथी इस बात से चिंतित हो सकता है कि उनके दोस्त आपको स्वीकार नहीं करेंगे, या इसके विपरीत। यह डर सद्भाव की इच्छा में निहित है। यह आशा कि किसी के जीवन में सभी महत्वपूर्ण लोग सहजता से साथ रहेंगे। लेकिन यह डर, जबकि समझ में आता है, एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन सकता है। परिचय से बचने से वे उन कनेक्शनों को रोक रहे हैं जिनकी उन्हें उम्मीद है कि वे बनेंगे। इस बात की भी संभावना है कि आपका साथी दोहरी जिंदगी जी रहा हो। जरूरी नहीं कि किसी नापाक जासूसी उपन्यास के तरीके से, बल्कि अलग अलग लोगों के सामने खुद के अलग अलग संस्करण पेश करने के अर्थ में। उन्हें चिंता हो सकती है कि अगर उन्हें एक साथ लाया जाए तो ये संस्करण आपस में टकराएंगे। अपनी संगति के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को थोड़ा बदलना एक आम मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन जब इसे चरम पर ले जाया जाता है तो यह रिश्तों में बाधाएं पैदा कर सकता है। इस नाजुक क्षेत्र में यात्रा करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करें। बिना आरोप लगाए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। बताएं कि उनके दोस्तों से मिलना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उनकी हिचकिचाहट के कारणों को ध्यान से सुनें। हो सकता है कि कुछ वैध चिंताएं हों जिन पर आपने विचार नहीं किया हो। छोटे छोटे कदम उठाने का सुझाव दें, जैसे कि 1 या 2 करीबी दोस्तों से अनौपचारिक मुलाकात। उन्हें अपने सामाजिक दायरे में शामिल करने की अपनी इच्छा पर विचार करें। क्या आप उस खुलेपन का मॉडल बना रहे हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? इस बात पर ध्यान दें कि वे आपके अनुरोध पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी प्रतिक्रिया उनकी शुरुआती हिचकिचाहट जितनी ही स्पष्ट हो सकती है। किसी रिश्ते में दोस्तों की भूमिका पर भी विचार करना उचित है। दोस्त अक्सर हमारे चुने हुए परिवार की तरह काम करते हैं, जो हमें अपने रोमांटिक पार्टनर से मिलने वाली चीजों के पूरक दृष्टिकोण और समर्थन प्रदान करते हैं। जब ये दुनियाएं अलग अलग रहती हैं, तो रिश्ता और उसमें मौजूद व्यक्ति दोनों ही संभावित विकास और समृद्धि से चूक जाते हैं। 10. आपको छोड़कर प्राथमिकताओं में बदलाव। जीवन के एक ऐसे उतार चढ़ाव की कल्पना करें जिसके एक छोर पर आप बैठे हों और दूसरे छोर पर आपके साथी की दुनिया की बाकी सभी चीजें। आदर्श परिदृश्य में यह उतार चढ़ाव धीरे धीरे आगे पीछे होता रहेगा, जिससे एक नाजुक संतुलन बना रहेगा। लेकिन क्या होगा जब आप खुद को हमेशा जमीन पर टिका हुआ पाते हैं और देखते हैं कि दूसरा छोर आपसे बहुत ऊपर उठ रहा है? किसी रिश्ते में प्राथमिकताओं का यह असंतुलन जितना दिल तोड़ने वाला होता है, उतना ही कष्टदायक भी हो सकता है। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में प्राथमिकताएं स्थिर नहीं होती हैं। वे ज्वार की तरह घटती बढ़ती रहती हैं। जीवन की मांगों, व्यक्तिगत विकास और बदलती परिस्थितियों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। एक साथी जो कभी अपनी दुनिया को आपके इर्द गिर्द केंद्रित करता था, वह अचानक विचलित लग सकता है। उसका ध्यान असंख्य दिशाओं में खींच सकता है। यह बदलाव स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं है। व्यक्तिगत विकास और विविध रुचियां एक रिश्ते को समृद्ध कर सकती हैं। हालांकि जब यह बदलाव आपको लगातार अनदेखा महसूस कराता है, तो ध्यान देने का समय आ गया है। निम्नलिखित परिदृश्य पर विचार करें। आपने साथ में एक विशेष शाम की योजना बनाई है, लेकिन आपके साथी ने काम की प्रतिबद्धता या किसी मित्र की अचानक होने वाली सभा के लिए अंतिम क्षण में इसे रद्द कर दिया है। कभी-कभी यह समझ में आता है, जीवन में ऐसा होता है। लेकिन जब यह एक पैटर्न बन जाता है, जब आपकी जरूरतें और इच्छाएं नियमित रूप से पीछे धकेल दी जाती हैं, तो यह आपके रिश्ते को धीरे धीरे आपके साथी के जीवन की पृष्ठभूमि में फीका पड़ता हुआ देखने जैसा है। यह स्थिति अक्सर धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से बढ़ती है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हो सकती है।
दिन के दौरान कम टेक्स्ट संदेश, साझा गतिविधियों के लिए कम उत्साह या डेट नाइट्स पर बढ़ती हुई रेन चेक की संख्या। इससे पहले कि आप यह जान पाएं, आप यह सोचकर हैरान रह जाते हैं कि क्या आप अभी भी अपने साथी के जीवन में कोई महत्व रखते हैं। प्राथमिकता से वंचित होने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अक्सर चोट, क्रोध और असुरक्षा का मिश्रण होती है। आप खुद को अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हुए पा सकते हैं, यह सोचते हुए कि क्या आप किसी तरह अपने साथी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह एक फिसलन भरी ढलान है जो ध्यान वापस पाने के लिए बेताब प्रयासों की ओर ले जा सकती है। ऐसे व्यवहार जो आपके साथी को और दूर कर सकते हैं या जरूरत और नाराजगी का चक्र बना सकते हैं। हालांकि भले ही बदलाव के लिए वैध कारण हो, आपकी उपेक्षा की भावनाएं वास्तविक हैं और ध्यान देने योग्य हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में पार्टनर एक दूसरे को प्राथमिकता देते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता हो, लेकिन एक सुसंगत और महत्वपूर्ण प्राथमिकता। यह समझने में अंतर है कि आपका साथी हमेशा आपको पहले स्थान पर नहीं रख सकता है और यह महसूस करना कि आप उनकी सूची में भी नहीं हैं। तो आप इस जोखिम भरे भावनात्मक क्षेत्र से कैसे निपटेंगे? यहां कुछ रणनीतियां दी गई हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। खुलकर और ईमानदारी से संवाद करें। बिना आरोप लगाए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। उनके व्यवहार पर हमला करने के बजाय उनके कार्यों से आपको कैसा महसूस होता है, यह बताने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें। समझने की कोशिश करें। अपने साथी से उनके दृष्टिकोण के बारे में पूछें। हो सकता है कि कुछ अंतर्निहित मुद्दे या चिंताएं हों जिनके बारे में आप नहीं जानते हों। अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें। क्या आप अपने रिश्ते को वह महत्व दे रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए? कभी-कभी हम अपनी कमियों को अपने साथी पर थोप देते हैं। सीमाएं निर्धारित करें। अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताएं तथा यह भी बताएं कि प्राथमिकता से वंचित किए जाने के संदर्भ में आप किन बातों को अस्वीकार्य मानते हैं। मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दें। अगर साथ में समय सीमित है तो इसका पूरा फायदा उठाएं। सार्थक गतिविधियों में शामिल हों जो आपके रिश्ते को मजबूत करें। अपनी पहचान बनाए रखें। अपने साथी के जीवन में प्राथमिकता बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी रुचियां और सहायता प्रणाली रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। युगल चिकित्सा पर विचार करें। एक तटस्थ तृतीय पक्ष आप दोनों को अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और अंतर्निहित मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकता है। याद रखें, एक स्वस्थ रिश्ता आपके साथी के ब्रह्मांड का एकमात्र केंद्र बनने के बारे में नहीं है। यह एक संतुलन खोजने के बारे में है जहां दोनों व्यक्ति अपने रिश्ते को पोषित करते हुए स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकते हैं। यह आपके साथी के जीवन में अपनी जगह पर सुरक्षित महसूस करने के बारे में है, तब भी जब अन्य प्राथमिकताएं ध्यान देने की मांग करती हैं। हालांकि अगर ईमानदारी से बातचीत और प्रयास के बाद भी आप अपने साथी की प्राथमिकता सूची में खुद को सबसे नीचे पाते हैं, तो रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। ऐसी साझेदारी जिसमें एक व्यक्ति की जरूरतें हमेशा पूरी नहीं होती हैं, टिकाऊ या संतोषजनक नहीं होती है। अंत में एक प्रतिबद्ध रिश्ते में होने का मतलब है दिन ब दिन एक दूसरे को चुनना। इसका मतलब है जीवन की उथल पुथल के बीच एक दूसरे के लिए जगह बनाना। इसके लिए भव्य इशारों या निरंतर ध्यान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक दूसरे के महत्व को लगातार स्वीकार करना है। निष्कर्ष में इन संकेतों पर समग्र रूप से और बिना किसी जल्दबाजी के निर्णय के विचार किया जाना चाहिए। रिश्ते जटिल होते हैं और खुला, ईमानदार संचार सर्वोपरि है। यदि कई संकेतक आपकी स्थिति से मेल खाते हैं, तो अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं के बारे में खुलकर चर्चा करना उचित है। याद रखें, आप एक ऐसे साथी के हकदार हैं जो आपकी कद्र करता हो और एक सच्चा, स्थायी संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। अपनी योग्यता से कम पर समझौता न करें। एक स्वस्थ, सम्मानजनक रिश्ते के लिए आपकी खोज सराहनीय है। यदि यह वीडियो लाभदायक रहा है, तो कृपया इस सामग्री को पसंद करके और अधिक व्यावहारिक संबंध सलाह के लिए सदस्यता लेकर अपना समर्थन दिखाएं।